एक लहर चली सुन लहर चली, पेशा की एक लहर चली। बस्ती बस्ती खेत गांव, रास्ता गूंजे गली गली। एक लहर चली, एक लहर चली। अपने हक में हो बात, गांव गांव में लहर चली। अपना हो शासन अपने हाथ, ये लहर चली। वो चली उधर है गई किधर, एक लहर चली वो चली चली हो लहर चली। हमारा देश अनेकता में एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब विभिन्न वर्गों, समुदायों, प्रदेशों के लोग सामूहिक रूप से कोई त्योहार या उत्सव मनाते हैं तो प्रत्येक भारतवासी अनायास ही कह उठता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आबादी की बसावट के अनुसार भारत को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। शहर और गांव एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे की जरूरतों के पूरक भी हैं। लेकिन दूर दराज के इलाकों, दुर्गम स्थानों, जंगलों में अभी भी ऐसी आबादी है जिस तक विकास की लहर पूरी तरह नहीं पहुंची है। ये लोग अपनी विशिष्ट परंपराओं, रहन सहन और जीवन निर्वाह के लिए पारंपरिक व्यवसाय अपनाते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों का विकास यहां की आबादी के लिए तो जरूरी है ही, इसी के साथ हमारे सामाजिक ताने बाने और आर्थिक विकास के लिए भी अनिवार्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 1996 में पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया अधिनियम बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया। इस अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि ग्राम सभा को विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की मंजूरी का अधिकार होगा। ग्राम सभा के पास ही जल, जमीन और जंगल के नियंत्रण का अधिकार होगा। ग्राम सभा की अनुमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी तरह की योजना या कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए ग्राम सभा की जिम्मेदारियों और उनके अधिकारों की व्याख्या स्पष्ट रूप से अधिनियम में की गई है। पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा अनुसूचित जनजातियों की परंपराओं व रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों की रक्षा एवं विवादों का निपटारा करेगी। ग्राम सभा सामाजिक आर्थिक विकास के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं आदि के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होगी। ग्राम सभा विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान के लिए उत्तरदायी होगी। अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी विस्थापन या पुनर्स्थापन कार्यक्रम ग्राम सभा की सलाह के बिना नहीं चलाया जा सकता या भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जनजातीय समुदाय का भूमि पर विशेषाधिकार है। यदि गैर कानूनी तरीके से भूमि पर किसी ने अधिकार कर लिया हो तो वो भूमि वापस जनजातीय समुदाय में लाने का प्रावधान है। लघु वन उत्पादों पर पंचायत का अधिकार है। पेसा अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में काफी उत्साहवर्धक कार्य हुआ है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 23% है। कुल 313 ब्लॉकों में से 89 ब्लॉकों में पेसा पूरी तरह से लागू है। 6 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, बड़वानी, डिंडोरी और अनूपपुर पूरी तरह पेसा के अंतर्गत आते हैं। 13 जिले आंशिक रूप से पेसा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, बैतूल, शिवली, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, सीधी, श्योपुर कलां और होशंगाबाद। इन जिलों में पेसा लागू होने के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पंचायती परिसंपत्तियों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से अब इलाज के लिए शहर आने की जरूरत नहीं रह गई। जन स्वास्थ्य रक्षक जैसी योजनाओं का बहुत असर हुआ है और ग्रामवासी अपने आप को बीमारी की हालत में विवश महसूस नहीं करते। उनके इलाज की प्राथमिक सुविधाएं और जरूरत होने पर अस्पताल जाने की सुविधा होने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं को पंचायत स्तर तक जोड़ने से लोगों की अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहने की भावना भी बदली है। बीमारी को प्राकृतिक प्रकोप न समझकर अब उसका सही निदान पाने की अभिलाषा में वृद्धि हुई है और लोग सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतते। ये एक वास्तविकता है कि पेशा लागू होने के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन उन क्षेत्रों में अधिक हुआ जहां उनकी भावनाओं और धारणाओं को समझते हुए विकास योजनाओं को लागू किया गया और दोनों ओर से एक दूसरे को समुचित सहयोग दिया गया। उन्हें अपना प्रशासन स्वयं संभालने और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके ही अधिकार को मान्यता दी गई। ग्राम सभा की पहल पर पेशा के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में जो परियोजनाएं काफी पहले शुरू की गई थीं, अब उनके परिणाम सामने आ रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त उन्हें शेष दुनिया से जोड़ने का काम भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत तेजी से हुआ है। पेशा का लक्ष्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों के विकास का काम अनुसूचित जनजाति समुदायों द्वारा ही हो और इसके लिए जरूरी आर्थिक सहायता ग्राम सभा को मिले। इस व्यवस्था में यह तय करने का अधिकार ग्राम सभा को है कि किसी कार्यक्रम का उनकी जीवन शैली पर विपरीत असर तो नहीं पड़ रहा। यह सुनिश्चित हो जाने पर न केवल उनकी भागीदारी पक्की हो जाएगी, बल्कि वो अपने विकास के लिए अपनी ही बनाई योजनाओं को स्वयं ही लागू करने की खुशी भी महसूस कर सकेंगे। आज जहां ग्राम सभा की बैठकें किसी चौपाल या चबूतरे या किसी खुली जगह पर होती हैं, तो ऐसे कमरों में भी होती हैं जो शहरों के कॉन्फ्रेंस रूम से कम नहीं है। ग्राम सभा की कार्रवाई में भाग लेना अब उसे अपने सपनों को साकार होते हुए देखने जैसा लगता है। वो बढ़ चढ़कर उनमें भाग लेता है, अपनी बात ग्राम सभा के सामने रखता है और सदस्य होने के नाते यह सुनिश्चित करता है कि उसकी बात न केवल सुनी जाए बल्कि उसकी समस्या का समाधान हो, ताकि वो बेहतर जीवन जी सके। जब से हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया है तो प्रतिमा हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रतिमा यहाँ पे ग्राम सभा लगे। अगर उसके घर का छप्पर टूटा है तो उसे मदद मिले, पगडंडी नहीं है, पीने का पानी नहीं है तो उसका इंतजाम हो, नहाने के लिए स्नानागार की व्यवस्था हो, यहां तक कि मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता बनना चाहिए, तो ये उसका अधिकार है। मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट से जानकारी, बिजली की व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना और रसोई के लिए बायोगैस अब उसके लिए अपरिचित नहीं है। पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम सभाओं ने सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान दिया कि गांवों तक पक्की सड़कें बनाई जाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़कें बन रही हैं। इसके बाद रोजगार के साधनों की ओर ध्यान दिया गया। जो व्यक्ति जो काम कर रहा था या कर सकता था, उसके लिए आवश्यक धनराशि ऋण या सब्सिडी के जरिए जुटाने की व्यवस्था की गई। उदाहरण के लिए गांव के ये युवक गाने बजाने का काम करते थे। इन्हें एक बैंड बाजे के लिए ऋण मिला तो इन्होंने अपनी बैंड पार्टी बनाई और इतनी आमदनी होने लगी कि समय पर ऋण चुका दिया और आज आत्मनिर्भर है। महिलाओं ने ग्राम सभा के सामने अपना स्व सहायता समूह बनाने की बात रखी तो उसके लिए न केवल जरूरी साधन जुटाने में मदद की, बल्कि यह भी बताया कि बचत कैसे की जाती है। सामान की बिक्री करना, उसका हिसाब किताब रखना और समूह के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा हो सकता है, ये भी समझाया। आजीविका परियोजना से 50,000 का कर्ज लिए थे 10 महिलाओं के बीच में से, जिसका हम लोग महुआ खरीदी किए। उसका हम लोग 30 कुंटल 17 किलो कुछ खरीदे 10 से 12 रुपए की रेट में सर।
और जैसे ही रेट आया वैसे ही हम लोग, जैसे अक्टूबर नवंबर में रेट आ जाता है सर, तो उस समय हम लोग बिक्री चालू कर देते हैं। उसकी दोगुनी हमको फायदा मिल जाता है सर। कपिल धारा, जो कि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने वाली योजना है, उसका लाभ अनुसूचित जनजाति किसानों को आसानी से समझ में आ गया और उन्होंने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया। जहां उनके खेत वर्षा पर निर्भर रहते थे, वहां उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक हर समय पानी उपलब्ध है। 20 क्विंटल धान की पैदावार करने वाला किसान 100 क्विंटल धान की उपज हासिल कर रहा है। किसान को पानी का मोल मालूम है, इसलिए वो किसी भी सूरत में पानी की बर्बादी का जोखिम नहीं लेता। जैसे कि कपिल धारा के कुएं से सिंचाई के लिए कुछ पानी खेतों की बजाय नालियों का रुख कर लेता था, तो उसने वहां उस पानी का इस्तेमाल करते हुए सब्जियां बोना शुरू कर दिया। इससे एक तरफ पानी की बर्बादी बची और दूसरी तरफ सब्जियां पैदा होने से उसकी रसोई का खर्च कम हुआ और उसे अतिरिक्त उपज मंडी में बेचकर आमदनी भी होने लगी। जब उसकी समझ में आया कि वो अपनी सीमित जमीन से एक से ज्यादा फसलें कैसे ले सकता है, तो उसने उस नई तकनीक को अपनाया जो उसकी संपन्नता में बढ़ोतरी कर सकती है। ये धान जो है सर 10-10 धान है। मेढ़ा घास कर पद्धति से इसको लगाए हैं हम लोग, लाइन से और कतार से लगाए हैं। रस्सी में इसको लाइन बनाकर और एक एक पौधा इसका जो है तो हमने रुपाई किया है। 25 सेंटीमीटर का इसका दूरी रखा है हमने। जब उसे यह समझ में आया कि वानिकी से उसका फायदा होने वाला है, तो उसने अपनी जमीन में वनारोपण को अपनाया। वनोपज में वृद्धि हुई और उसका लाभ बढ़ता गया। वन लगाने की प्रक्रिया में अनायास ही पर्यावरण का संरक्षण करने में उसका योगदान हो गया। वनोपज से जो आमदनी हुई, उसमें उसकी हिस्सेदारी बढ़ी और वो अधिक खुशहाल हुआ। पेशा के अंतर्गत ग्राम पंचायतें प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल, उनके संरक्षण और प्रबंधन का काम देखती हैं। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर उसका सीधा नियंत्रण होता है। इनमें वन क्षेत्रों की उपज, जड़ी बूटियां, लकड़ी और पेड़ पौधों से मिलने वाले फल, फूल, ईंधन, चारा शामिल हैं। मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता एक बहुत बड़ा उद्योग है। पेशा के अंतर्गत तेंदूपत्ता इकट्ठा करने वाले अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए सहकारी संघ का गठन किया गया है। पारंपरिक व्यवसायों को उसने नहीं छोड़ा और जब उसे यह बताया गया कि वो कैसे नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी की सहायता से अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, तो उसने उसे बेहिचक अपनाया। आज उसके गांव में आटा पीसने की चक्की है, लोहार की कारीगरी है और बढ़ईगिरी के लिए उपयुक्त औजार हैं। उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और वो अपनी जरूरत की चीजें अपने आसपास ही पा रहा है। वर्तमान संसाधनों के मालिक तो वो हैं ही, साथ ही योजनाओं के लागू करने से जो नए संसाधन या परिसंपत्तियां अर्जित हो रही हैं, उन पर भी ग्राम सभा का अधिकार है। 96 से हमारे यहाँ पेशा एक्ट चालू हुई। उसमें जो ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं वो तो एक अलग है, पर ग्राम सभाएं जो होती हैं तो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं सरपंच। पर जब ग्राम सभाएं होती हैं तो ग्राम सभाएं में एक जो हमारे उस गांव के प्रतिष्ठित नागरिक है आदिवासी समाज से, उसकी अध्यक्षता में जो वहाँ पे ग्राम सभा में जितनी बहुमत के हिसाब से जो निर्णय ली जाती है, वहाँ की प्राथमिकता के हिसाब से हर ग्राम पंचायत में वहाँ पे नक्शा रखे जाते हैं कि हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। उस हिसाब से वो प्रायोरिटी में उसको लेकर के उसका ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होती है और प्रस्ताव पास होने के बाद संबंधित जनपद को और जिला पंचायत को देते हैं। कुछ इलाकों में गुजरे जमाने की विनिमय प्रणाली आज भी प्रचलित है। उसमें साहूकार उपज या कारीगरी से संजोए कौशल को उसकी घरेलू जरूरतों के लिए उधार देकर अपना कब्जा कर लिया करता था, जो आज भी कई क्षेत्रों में कायम है। पेशा अधिनियम से उसकी ये मजबूरी समाप्त हुई है और साहूकार के शोषण से उसे मुक्ति मिली है। अब वो कुछ रुपयों के कर्ज की खातिर अपनी उपज या कारीगरी को साहूकार के हाथों गिरवी नहीं रखता, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कर्ज लेता है और उसे समय पर चुकाना अपना कर्तव्य समझते हुए कर्ज से मुक्ति प्राप्त करता है
और जो परिसंपत्ति उसने बनाई है उसका लाभ अपने परिवार को पहुंचाता है। कर्ज या अनुदान की रकम सीधे बैंक में उसके खाते में जमा होती है और उसे रकम निकालने और कर्ज की किस्त चुकाने के लिए बस बैंक तक जाना होता है। उसकी समझ में आ गया है कि सरकारी ऋण साहूकार से लिए गए कर्ज की अपेक्षा कितना सुविधाजनक है। बैंकों की शाखाएं आज गांव-गांव में खुल रही हैं। उसे अब शहर तक भी नहीं जाना, उसे गांव में बैंकिंग की सभी सुविधाएं मिल रही हैं। पेशा के अंतर्गत प्राकृतिक संपदाओं पर उनके अधिकार के साथ साथ विकास कार्यों के लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण के लिए भी उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा के सदस्य भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठा सकते हैं, अपनी आपत्ति और विरोध दर्ज कर सकते हैं और यदि ग्राम सभा नहीं चाहती तो भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता। इस तरह ग्राम सभा ही किसी भी योजना या कार्यक्रम की वास्तविक कर्ता धर्ता होती है। इसका एक फायदा यह होता है कि स्थानीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों की जानकारी हो जाती है। सरकार से किस प्रकार सहयोग करना है, जरूरी कागजात और दस्तावेज किस प्रकार तैयार करने हैं, हिसाब किताब कैसे रखना है, सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए और उसका सही ब्यौरा रखने के लिए क्या इंतजाम करने हैं और कब तथा किस तरह की कार्यवाही करनी है, ये सब बातें वो व्यावहारिक रूप से जान पाते हैं ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश ना हो। पेशा से जहां एक ओर अनुसूचित जनजातियों के विशेषाधिकार को समझकर उनकी परंपराओं, जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकार को संरक्षण प्रदान करना है, वहां दूसरी ओर शोषण की शिकार अनुसूचित जनजातियों को उनके मूलभूत अधिकारों को फिर से उन्हें दिलवाना है और ऐसी व्यवस्था करनी है कि भविष्य में कोई उनका शोषण न कर सके। पेशा एक तरह से अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए उनकी ढाल बन गया है। अपने बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाते हुए देखना उसे अच्छा लगता है। बच्चियां जब सरकारी योजना के तहत मिली साइकिलों पर स्कूल जाती हैं और पढ़ाई करके घर आती हैं तो वो गर्व का अनुभव करता है। वो अब चाहता है कि बच्चियां स्कूल जाएं और पढ़ लिख कर समझदार हों और उन्हें वो कष्ट ना हो जो उसने अपनी गृहस्थी में देखे थे। रोड, बिजली और पानी, इन सारी चीजों की सुविधा मिल जाए, बाकी हम बहुत अच्छे हैं। पेशा में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अनुसूचित जनजाति की क्षमताओं का विकास हो और उन्हें कोई भी काम धंधा करने के लिए आधुनिक और लाभकारी तरीकों की जानकारी हो। गोबर गैस बनने से हम लोगों को जंगल नहीं जाना पड़ता, मतलब लकड़ी का कम यूज करते हैं हम लोग, मतलब यूज तो अब कम ही करने लगे और गोबर गैस बनने से हमको खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता। अपनी सांस्कृतिक पहचान और विशिष्ट शैली बनाए रखते हुए विकास योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। पंचायत का कामकाज चलाने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट है, पुरातन और आधुनिक का संगम है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि बिजली की सप्लाई पूरी नहीं है। 12 घंटे की बिजली कटौती उसे शाम होते ही पहले की तरह जल्दी सो जाने के लिए विवश कर देती है। सौर ऊर्जा उसके लिए वरदान से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में पेशा के असरदार तरीके से लागू होने में दूसरी सरकारी संस्थाओं के सहयोग का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रदेश के जनजातीय विभाग, वन विभाग, राजस्व और आबकारी विभाग का सहयोग तो मिला ही है, साथ ही अन्य मंत्रालयों और विभागों का सहयोग भी मिला है, जिसके बिना पेशा की सफलता अधूरी ही रहती। ये सबके सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पेशा को प्रदेश के अन्य जिलों में लागू करने के अतिरिक्त देश के दूसरे भागों में भी लागू किए जाने पर विचार हो रहा है। सक्षम बनाने के लिए इनकी समय समय पे ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कोर्स इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मंडला जिले में MPRLP स्पेसिफिकली इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इनके पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, इनके सुदृढ़ीकरण करने के लिए, इनमें अवेयरनेस लाने के लिए, इनमें किस तरह से कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना है या कितने तरह के प्रोग्राम्स हैं शासन के जो इनको लाभ दे सकते हैं। तो इस सब को लेके MPRLP स्पेसिफिकली हमारे लगभग 400 पंचायतों में ये काम कर रही है। महिलाओं की जीवन शैली में भी व्यापक परिवर्तन हुआ है। महिलाएं
ग्राम पंचायतों में अपनी सार्थक भूमिका निभा रही हैं। पारंपरिक शिक्षा के साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार भी बहुत तेज गति से हुआ है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो यह बात और भी सटीक है, जहां यह काम दोहरे स्तर पर हुआ है। जहां पेसा के तहत आने वाले ग्रामों में ग्राम पंचायतों ने शिक्षा प्रसार में पहल की, वहां राज्य सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और स्कॉलरशिप निकाली हैं। ग्राम सभा इस बात की निगरानी करती है कि विद्यार्थी पढ़ने आए, स्कूल समय पर खुलें और शिक्षक नियमित रूप से पढ़ाने आए। पेसा अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता है कि कोई पुनर्स्थापना कार्य या विस्थापन कार्य ग्राम सभा की अनुमति के बिना ना हो। विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए भूमि का अधिग्रहण कर वहां के निवासियों को दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था अनिवार्य है। विकास का अर्थ यह नहीं कि उन्हें ऐसे स्थानों पर बसा दिया जाए जहां उनके जीवन यापन की व्यवस्था ही ना हो। उन्हें ऐसी जगह बसाया जाता है जहां उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो और गुजर बसर सुविधाजनक हो। गांव में कीचड़ बहुत होता था, तो ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि सरकार की मदद लेकर गांव में कुछ जगहों पर पीसीसी रोड का निर्माण हम लोग कराएं। हम लोग एक रोड बनवाए, उसका जो है प्रतिफल भी अच्छा मिला और लोगों में गांव एवं समाज के प्रति अच्छी धारणा का निर्माण हुआ। पेसा ने सरकार की विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया है, तो ग्राम सभा के माध्यम से अनुसूचित जनजाति ने अपनी कर्मठता का परिचय दिया है। पेसा ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि लाभान्वित होने वालों की भागीदारी सुनिश्चित कर ली जाए तो पूरे समुदाय की सोच को बदला जा सकता है और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। पेसा एक ऐसा अनुभव है जिसने विकास की गति को मजबूती और निरंतरता प्रदान की है। पेसा की सफलता में पंचायत की मूल भावना ही है, जिसके अनुसार योजनाओं या कार्यक्रमों को बनाना और उन्हें लागू करना ग्राम सभा के हाथ में होता है। ग्रामवासियों के इस अधिकार को ही पेसा में और अधिक विस्तार से लागू किया गया है। विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थानों को शामिल करने से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता देने में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इसी कारण ग्रामीण और अनुसूचित जनजातीय समुदाय परिसंपत्तियों के असली मालिक बन जाते हैं। ग्राम स्तर पर परिसंपत्तियां जुटाने और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभावित परिवारों की सूची बनाने, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने, हितग्राहियों की पहचान करने, आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने और रोजगार मुहैया कराने जैसे सभी कार्यक्रमों में ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी ही पेसा की सफलता का राज है।